हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिजम्स मिलके, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। ये न्यू इंडिविजुअल कहलाता है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पेरेंट और पेरेंट्स। जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं हायर लेवल पे, वहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। बट रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस देखे थे अभी। डाइजेशन देखा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा और हमने एक्सक्रीशन देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है एक इंडिविजुअल की। बट रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं होता। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता है, उसकी डेथ नहीं हो जाती है। लेकिन फिर क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? अगर वो लाइफ प्रोसेस नहीं है तो क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है। जब ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे इंडिविजुअल्स बना रहे हैं तभी तो वो स्पीशीज कंटिन्यू होती रहेगी। अदरवाइज अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? पूरी स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद न्यू इंडिविजुअल्स हैं ही नहीं उस स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए। तो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस भी आते हैं। हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। हमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, दोनों पेरेंट्स से मिलके एक वेरिएशंस आ रहा है हमारे अंदर। यही सभी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के टाइम पे कुछ वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशंस क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। बट ये वेरिएशंस जो आते हैं वी आर सिमिलर, हम देखने में सिमिलर है अपने पेरेंट से। हम स्पीशीज के सभी ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं, बट देयर आर सर्टेन वेरिएशंस। हमारे अंदर आईज का कलर अगर हमारी मदर से है तो हेयर का टेक्सचर फादर से मिला है। नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, हम बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है, वी आर नॉट क्लोन्स। ठीक है, उसमें वेरिएशंस आए हैं। ये वेरिएशंस जरूरी होते हैं इवोल्यूशन के लिए, तभी तो स्पीशीज चेंज होती रही हैं। हम ह्यूमंस एकदम से तो नहीं आए ना अर्थ पे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। ये वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। तो वेरिएशंस में क्या होता है, पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग्स में कुछ ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जब जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस ऑफस्प्रिंग में कुछ वेरिएशंस लेके आते हैं। अब ये वेरिएशंस क्या चेंजेस आए, कैसे ट्रांसफर हुआ, होता क्या है, हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। ये सेल में होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में क्या है, ये क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर होता है ये डीएनए। ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए अपने अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करे होता है। ठीक है, ये डीएनए अपने अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करे हुए है। ये इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होती है। अब जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो सेल्स में डीएनए होता है इसकी कॉपीज बनती हैं कि डबल होगा तभी तो दूसरे सेल में जाएगा। तो जो दो, एक तो ओरिजिनल डीएनए उसकी एक कॉपी बन गई। अब वो कॉपी क्या होता है, ये कॉपी ओरिजिनल सेल से सेपरेट होनी है, एक ही सेल में तो रहेंगी नहीं दोनों कॉपीज। तो क्या होता है, उसके लिए एक और सेल्यूलर एपरेटस बनता है, दूसरा पूरा दोबारा एक नया सेल क्रिएट होता है ना। एक ही सेल में तो है नहीं, तो दूसरा पूरा एक सेल बनेगा जहां सेल मेम्ब्रेन होंगी, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वो सारा पूरा एक सेल एपरेटस दूसरा बनता है। वहां पर ये दूसरी कॉपी डीएनए की चली गई। तो इससे क्या हुआ, एक सेल से कितने सेल बन गए, 2 सेल्स बन गए। हुआ, हमने 9th क्लास में माइटोसिस एंड मियोसिस देखा था।
माइटोसिस जो होता है ना, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सिंपल सेल्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का ही ये एक मेथड है, सेल डिवीजन। यूजुअली माइटोसिस सेल डिवीजन हमारी बॉडीज में भी होते हैं, हर सेल्स में हो रहे हैं, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा है, उसमें रिप्रोडक्शन सिंपल माइटोसिस से होता है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर होता है मियोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर तो कांस्टेंट रहना है। अगर सेल्स में मियोसिस में क्या होता है, हमने देखा था क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो मियोसिस में क्या हुआ, एक पेरेंट से ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल और दूसरे पेरेंट से दूसरा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है। तो जब ये दोनों सेल्स यूनाइट करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो वापस नॉर्मल नंबर आ जाएगा। तो ये मियोसिस होता है। अब इनमें क्या होता है, जब ये डीएनए की कॉपीज बन रही होती है ना, इस टाइम पे कई बार इन कॉपीज जनरेशन के टाइम पे कुछ एरर आ जाते हैं। ये एरर्स ही वेरिएशंस का कारण है। कॉपीज कैसे बन रही है, कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बन रही है, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपीज ऑफ डीएनए आर मेड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है, कोई भी जो नेचुरली हो रहे हैं, ये 100% करेक्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ एरर्स आ जाते हैं कॉपी जनरेशन के टाइम पे, और वही जो एरर आ रहा है वो लेकर आता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस। डीएनए कॉपीज जनरेटेड में नॉट बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, दिस लीड्स टू वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हो गई वेरिएशंस। तो क्विकली एक रिकैप करते हैं कि वेरिएशंस कैसे हैं। न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक, कौन से ट्रेट्स ले जाने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। अब जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये डीएनए की कॉपीज बनती हैं, वो कॉपीज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बन रही हैं। ये केमिकल रिएक्शंस 100% एक्यूरेट नहीं होते, इनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं डीएनए कॉपीज बनाते हुए, वो एरर्स लेकर आते हैं वेरिएशंस। अब ये दोनों कॉपीज जो हैं डीएनए की, वो डिफरेंट, एक कॉपी तो एक ओरिजिनल सेल में रह गई, दूसरी कॉपी के लिए एक दूसरा सेल्यूलर एपरेटस बनता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होके सेल और डीएनए की एक कॉपी उस सेल में चली जाती है। अब ये जो डीएनए है ये आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट सेल से, और इसकी वजह से इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। अब देखते हैं वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशंस चाहिए क्यों। एक तो वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, स्पीशीज इवॉल्व कर रही हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इवॉल्व कर रही हैं, और उसी से ही इवोल्यूशन हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज बन रही हैं इन्हीं वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। और दूसरा सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। सपोज करो कि कोई स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रही है, वहां पे ग्रो कर रही है, वहां पे रह रही है। अब क्या हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ चेंजेस आ गए नेचुरली, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस में। अब इस कंडीशन में क्या है, ये स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन वेरिएशंस की वजह से क्या हुआ कि कुछ और इंडिविजुअल्स जो इस स्पीशीज के थे उनमें वो ट्रेट था जो कि इनको ये हायर टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेसिटी दे रहा था। तो हुआ क्या, जब टेम्परेचर चेंज होने लगा तो जो इंडिविजुअल्स इस स्पीशीज के इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर नहीं पा रहे थे, जिनमें वो वेरिएशंस नहीं थी टेम्परेचर टॉलरेंस की, वो सब क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, वो सब वाइप आउट हो गए। और जो दूसरे इंडिविजुअल्स जिनमें ये वाला ट्रेट प्रेजेंट था, है ना, टेम्परेचर टॉलरेंस का ट्रेट प्रेजेंट था, ये वेरिएशंस की वजह से ये सर्वाइव कर गए। तो इससे क्या हुआ, स्पीशीज कंटिन्यू होती रही, उसका सर्वाइवल चलता रहा, और जो बेटर उस कंडीशन में अडेप्ट कर सकते थे उस टेम्परेचर को, वो वाली इंडिविजुअल सर्वाइव कर गए, और फिर उसके बेसिस पे आगे फिर स्पीशीज इवॉल्व होती रही। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मॉस्किटोज का। हमने देखा होगा कि पहले जो मॉस्किटोज थे, हम ऑल आउट, गुड नाइट या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते थे, घर में क्या होता था, मच्छर मर जाते थे, बेहोश होके गिरने लगते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब आप चलाओ, ऑल आउट चलाओ, आप कुछ भी इस तरीके से कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट चलाते हो, मच्छर इजीली नहीं मरते हैं। क्या हो गया है, जो मॉस्किटोज है ना, उसमें जो ऑलरेडी वो वाले मॉस्किटोज थे जो कि इनसे अफेक्ट होते थे इन रिपेलेंट से, वो तो ऑलरेडी वाइप आउट हो गए।
अब जो इंडिविजुअल्स मॉस्किटो स्पीशीज के जो कि इन रिपेलेंट से अफेक्ट नहीं होते थे वो सरवाइव कर गए। अब आप कितना भी उन पे वो रिपेलेंट यूज करें, क्या हो रहा है, इन मॉस्किटोज पे उनका असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनके पास वो वेरिएशन है जो कि इनको उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी दे रहा है। यहाँ पे उन रिपेलेंट से इन पे कोई असर ही नहीं होगा क्योंकि इनके पास ट्रेट है। तो ये सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए वेरिएशन जरूरी होते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में? जो डीएनए कॉपिंग होती है ये क्या करती है, ये वेरिएशंस लेकर आती है इंडिविजुअल्स में। और ये वेरिएशंस क्यों जरूरी है? ये वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए जरूरी हैं, साथ ही ये वेरिएशंस सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए भी यूजफुल है। Why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? वेरिएशन स्पीशीज के लिए जरूरी है बट इंडिविजुअल के लिए इतनी जरूरी नहीं होती। क्यों? देखो, नीश क्या होता है, एक पूरा एनवायरमेंटल सेटअप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आते हैं एनवायरमेंट के। ठीक है, तो वाटर की कंडीशंस हो गई, क्लाइमेट की कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें। इनफैक्ट उसके अलावा वहां पे जो लिविंग कंपोनेंट्स है, जो आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन, ये वो सारा नीश कहलाता है। अब कोई भी स्पीशीज जिस नीश में रहती है, अगर वो ओवर अ टाइम चेंज होता रहेगा, वो चेंज होता है, तो क्या होता है, अगर स्पीशीज में वेरिएशन नहीं होगी तो एंटायर स्पीशीज विल डाई। बट प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस विद इन द स्पीशीज हेल्प द स्पीशीज टू सर्वाइव। अगर वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं तो मैंने बताया ना क्या होता है, जिनमें वेरिएशंस प्रेजेंट है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे ना, और जिनमें नहीं है वो तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीशीज के वो सर्वाइव कर जाएंगे। इंडिविजुअल्स हु हैव वेरिएशंस दैट कैन हेल्प देम टू सर्वाइव द न्यू निश विल सर्वाइव एंड रेस्ट विल डाई। द वेरिएशंस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। अब देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ 1 पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर जर्म सेल्स नहीं बनते हैं, जर्म सेल्स होते हैं गेमीट्स। ठीक है, और ये जो जर्म सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस सेल डिवीजन देखा था ना, ये जर्म सेल्स इनसे बनते हैं, गेमीट्स इनसे बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, और दोनों पेरेंट से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स जब मिलते हैं तो वो क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल वापस से बन जाता है, रिस्टोर हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जर्म सेल्स नहीं बनते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन नहीं होता। वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये जरूरी होता है, इनका गेमीट्स का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी होता है। ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट से। ठीक है, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट होंगे क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से आ रहे हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरे पेरेंट से आ रहे हैं, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स दोनों पेरेंट से। यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन जरूरी नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। वहीं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब 6 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। इनको हम अभी एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन मीन्स टू डिवाइड। फिजन का मतलब ही क्या है? डिवाइड करना। ठीक है, जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है अपने जैसे। ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2। एक सेल था उससे 2 सेल बन जाएंगे, तो ये होगा बाइनरी फिजन। ये देखने को मिलता है हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। जो फिजन होता है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें मिलता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा में
जो फिजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, मतलब वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर जाएगा, ऐसे भी डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी की शेप क्या है, चेंज होती रहती है। तो अमीबा में जब डिवीजन होगा तो वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। ठीक है, ये अमीबा क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा, इलोंगेट हुआ, और उसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होने लगी, इसका भी डिवीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, और फिर क्या हुआ, ये डिवाइड होके न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बन गए इधर, और ये सेल मेम्ब्रेन और डिवाइड कर रही है, और ऐसे बन गए ये 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हो गया अमीबा में डिवीजन। अब एक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है लीशमैनिया। ठीक है, ये बीमारी करता है काला आजार, ये डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से, लेकिन यहां पर एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही इसका डिवीजन होता है। जैसे अमीबा में तो किसी भी प्लेन में हो रहा है, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ये विप लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो आप, ये विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके एक एंड पे। इस वजह से यहाँ पे क्या है, किसी भी प्लेन में डिवीजन नहीं हो सकता, ना ये ऐसे डिवाइड प्रॉपरली करेगा, ना ये ऐसे प्रॉपरली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो डिवीजन है वो इस तरीके से एक प्लेन में होता है, डेफिनेट ओरिएंटेशन में यहाँ पे बाइनरी फिजन होगा। तो आप देख पा रहे हो ना, ये एक और ऐसे विप लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 न्यूक्लियस बने, और यहाँ पे ये 2 विप लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे इस प्लेन में ऐसे डिवाइड कर जाएगा, और एक न्यूक्लियस इस सेल में आ गया और दूसरा न्यूक्लियस इधर चला गया। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। अब फिजन में हमने पहले देखा बाइनरी फिजन, जिसमें एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनते जाते हैं, जो कि आपको मिलेगा प्लाज्मोडियम में। ये होता है एक मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मॉस्किटोज से स्प्रेड होता है और ये मलेरिया कॉज करता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें होता है मल्टीपल फिजन। यहाँ पर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। एक साथ क्या होता है, कई सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये आपको ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ईस्ट में क्या होता है, ऐसे बर्ड्स निकलती जाती हैं। ठीक है, दे पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो। ये ऐसे स्मॉल बर्ड्स निकलती हैं और ये अलग होके सेपरेट होके अपना अलग ग्रो करती जाती है। नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, पर जिनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है। जहाँ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पे, वहां पर सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे हम अगर बात करें हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में और ह्यूमंस में। बट जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, उनमें ये फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में मिलने वाली ग्रीन एल्गी है। यहां पर ये ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं पानी के ऊपर, कई बार आपको ऐसे काई जमी हुई दिखेगी ग्रीन कलर की। ठीक है, इसको वाटर सिल्क भी बोलते हैं स्पाइरोगायरा को। ये जो स्पाइरोगायरा है ये क्या होता है, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। ये आप देख रहे हो ऐसे लंबा सा, ये ऐसे, और ये डिफरेंट सेल्स हैं इसके। अब क्या होता है, जब ये मेच्योर हो जाता है ना स्पाइरोगायरा, तो ये क्या करता है, ये पूरा मेच्योर होने पे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर जाता है, और इसके जो हर पीस है वो ग्रो कर जाता है इंडिविजुअल में। इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन मेच्योर एंड ईच पीस ग्रोज इनटू एन इंडिविजुअल। वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। ये तो हुआ फ्रेगमेंटेशन। अब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें कुछ सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब लिजर्ड है, इसको जब भी डेंजर फील होता है तो समटाइम्स इट लूजेस इट्स टेल, और जब वो टेल है वो क्या होता है, वो वापस से ग्रो कर जाती है। ये तो हुआ सर्टेन बॉडी पार्ट्स को ग्रो करना, ये होता है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में न्यू इंडिविजुअल्स नहीं बनते हैं, बट हम इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई नए इंडिविजुअल नहीं बन रहा है। लिजर्ड में जो टेल ग्रो कर रही है, इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सर्टेन बॉडी पार्ट है जिसको जो वापस से ग्रो हो रहा है, जैसे कि टेल। लेकिन यहाँ पे कोई नया इंडिविजुअल तो है नहीं कि टेल से एक और छिपकली बन गई।
ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनको अगर कट कर दिया जाए नंबर ऑफ पीसेस में तो इनके हर पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। ये कहलाता है रीजनरेशन। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा जैसे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा में वैसे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बडिंग, बडिंग भी होता है, ठीक है। पर ऑर्गेनिजम्स भाई हर बार डिपेंड थोड़ी करेगा कि उसको कोई काटेगा तभी वो क्या है न्यू इंडिविजुअल बना पाएगा। रिप्रोडक्शन के लिए उसको तो डिपेंड होना पड़ रहा है कि उसको कट होना पड़ेगा। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स अगर कट कर दिए जाएं तो ये कई सारे अपने जैसे नए इंडिविजुअल बना सकते हैं। इनका हर पीस अपना एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। कैरीड आउट, अब ये होता कैसे है रीजनरेशन? यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में जो डिवाइड करते हैं। प्रोलिफरेट मीन्स डिवाइड करते जाते हैं और एक मास ऑफ सेल्स, एक सेल्स का एक मास बना लेते हैं। ये जब मास है ये क्या होता है, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि ये सेल्स फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट सेल्स में चेंज हो जाते हैं और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म फिर दोबारा बन जाता है। अब देखो ये है प्लेनेरिया, इसको यहां से अगर कट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये इसका इस पोर्शन से एक ये नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगा, इधर से ये सेंटर से एक और नया और ये एक और, तो जितने पीसेज हैं हर पीस से एक एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है यहाँ पे। अब आता है बडिंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड है बडिंग। ये होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है, रिपीटेड सेल डिविजन्स, बार बार सेल डिवाइड करते हैं और एक बड बन जाती है। बड जैसे फ्लावर में होता है ना कली बनती है, यहाँ पे एक बड बन जाती है सेल्स की। वो बड जो है एक स्पेसिफिक साइट पे बनती है ये, और ये बड यहीं पे ही पेरेंट से अटैच ही धीरे धीरे एक इंडिविजुअल में ग्रो करती जाती है। एक टाइनी इंडिविजुअल, एक छोटा सा इंडिविजुअल बन जाता है। और जब ये इंडिविजुअल मेच्योर हो जाता है तो ये यहाँ से सेपरेट होके डिटैच होके पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया, अलग हो गया और एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। एक और मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। वैसे तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहां पर क्या होते हैं, फ्लावर्स, जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पर इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स में, सब में नहीं होता पर कुछ प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनसे क्या होता है, प्लांट्स एक और नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में स्टेम से होगा, कुछ में रूट से होता है, कुछ में लीफ से होता है। जैसे हम स्टेम की बात करें तो हमारे लिए रोज स्टेम से हम करते हैं, कटिंग करते हैं, स्टेम कटिंग, उससे दोबारा नया एक प्लांट ग्रो हो जाता है। पोटैटो हो गया, पोटैटो स्टेम होती है, पोटैटो में बर्ड्स होते हैं, वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। रूट से होता है स्वीट पोटैटो में, ठीक है, और लीव्स से होता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में ऐसे लीव्स के एजेस पे ये ऐसे नोड्स बनने लगते हैं। ये नोड्स फिर नीचे सॉइल में गिर जाते हैं और वहां पर फिर ये एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जल्दी फ्लावर्स आते हैं, इसमें फ्रूट प्रोडक्शन जल्दी होता है एज कंपेयर टू कोई प्लांट अगर सीड से आप ग्रो करोगे तो उसमें फ्रूट प्रोडक्शन काफी टाइम में होता है। वहीं अगर ग्राफ्टिंग से किया जाए या उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से किया जाए तो उसमें जल्दी फ्लावर और फ्रूट प्रोडक्शन हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू प्रोपगेट प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब जिन प्लांट्स में जैसे कि रोज है, इनमें क्या हुआ है, ये प्लांट्स अपनी सीड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को खो चुके हैं, तो वहां पर इनको प्रोपगेट करने का ये अच्छा तरीका होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से इनको ग्रो किया जा सकता है। यहाँ पर सभी प्लांट्स क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट से। तो जो भी पेरेंट प्लांट में अच्छे ट्रेट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी, जो नेक्स्ट न्यू प्लांट बनेगा उसमें भी देखने को मिलेंगे। एक चीज होती है टिश्यू कल्चर, ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होता है का मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोइंग टिप से जो सेल्स हैं वो रिमूव कर लिए जाएंगे। ये जो सेल्स होते हैं ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो ग्रोइंग टिप पे होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब ये जो टिश्यू या सेल्स जो रिमूव करे हमने ग्रोइंग टिप से, इनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में यानी अगार मीडियम में या उसमें इसको प्लेस किया जाता है और वहां ये क्या करते हैं, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं सेल्स का, जिसे बोलते हैं कैलस।
क्या बोलते हैं इसे, कैलस। ये कैलस फिर बाद में एक और मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है। उस मीडियम में क्या होता है, उसमें डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी हैं। तो ये उस मीडियम में क्या होता है, फिर ये जो कैलस है वो डिफरेंशिएट करने लगता है, उसमें लीव्स बनती हैं, उसमें रूट्स आ रही हैं और ये छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, प्लांटलेट्स बन जाते हैं, जिन्हें बाद में सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, टिश्यू कल्चर से हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, वो भी डिजीज फ्री कंडीशंस में। और ये जो प्रोसेस होता है ये ज्यादातर यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर मेथड यूज किया जाता है ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। अभी तक हमने देखा कि इनमें जो भी मल्टीसेल्यूलर और जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनमें हमने देखा कोई भी एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है कोई इनमें प्रेजेंट। पर यहाँ पर जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेन, ये भी सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ही है, बट जो राइजोपस होता है ये होती है ब्रेड मोल्ड। अगर आप ब्रेड लोगे, आप ब्रेड को अगर हल्का सा मॉइस्ट करके कहीं रख दो कुछ दिन के लिए, तो 2-3 दिन बाद आपको उस पर एक ब्लैक कलर की ग्रोथ दिखाई देगी। ये ग्रोथ जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये थ्रेड लाइक हाइफे दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये होता है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ये होते हैं सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, पर इनमें हमको स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी सीन इन इट। ये क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया आर द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। ये आप देख रहे हो, ये टाइनी ब्लॉब, ऐसे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लॉब ऑन अ स्टिक। ब्लॉब क्या है, ऐसे सर्कुलर पोर्शन में ऐसे स्टिक पे अटैच, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होते हैं क्या, स्पोरेंजियम कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं हम, स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम होते हैं ये होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे इन स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। ठीक है, और इन स्पोर्स में थिक वॉल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब जब भी ये स्पोर्स क्या होता है, ये स्पोर्स जब ये मैच्योर हो जाता है, ये स्पोरेंजियम तो बर्स्ट होकर यहाँ से स्पोर्स निकल गए। अब क्या हुआ, जब भी इन स्पोर्स को, ये हवा में रहते हैं, इनको जब भी दोबारा से कोई मॉइस्ट सरफेस मिलेगा ये वहां पर ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। These spores when reach a moist surface they begin to grow into a new rhizopus individual। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट। इनकरेक्ट मैच, ये बहुत केयरफुली देखना, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट देखना है हमको। ठीक है, तो प्लांट और उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के बीच में ये जो मैच है वो सही है या नहीं, कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। ब्रायोफिलम एंड लीफ, ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव पार्ट लीफ है, करेक्ट। पोटैटो स्टेम, पोटैटो में वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, स्टेम होती है। मनी प्लांट स्टेम, मनी प्लांट में भी स्टेम होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट। आप स्टेम को थोड़े दिन पानी में डालो, वहां से रूट्स ग्रो करनी शुरू कर जाएंगे। आप कोई स्टेम कटिंग लो मनी प्लांट की और उसको आप पानी में डाल के कुछ दिन रखो तो उसमें स्टेम ग्रो, वो उसमें रूट्स ग्रो करने लगेंगी। नेक्स्ट है रोज एंड रूट। रोज में वेजिटेटिव पार्ट रूट नहीं होता। रोज किससे प्रोपगेट करते हैं हम, स्टेम से, रूट नहीं होता। तो ये क्या है, इनकरेक्ट मैच है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी, रोज रूट। तो यहां पर अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है, जिसमें 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखे। फिजन देखा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें भी हम पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे मैं आपको अपडेट्स, नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और जल्दी ही मैं वहां पे नोट्स भी शेयर करना शुरू करूंगी, तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।